हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ सोशल साइंस का ही करते आ रहे थे। इससे पहले मैंने अभी ईवीएस का आपको करवाया था, आपको कुछ पेपर बाकी हैं जो कि जनवरी के मंथ के हैं। ओके, तो ये भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ एसएस का भी हम लोग करेंगे। मतलब एक दिन में अब आपको दो वीडियोस मिलेंगे, एक मिलेगा ईवीएस का पीवाईक्यू और एक मिलेगा सोशल साइंस का पीवाईक्यू। ओके, तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं चलो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो 61 वाला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहना चाहता है। द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी जो है ना वो 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इसको गलत बताया गया है, क्योंकि इसमें प्रति सेकंड दिया हुआ है और प्रति सेकंड के हिसाब से इसमें आंसर्स ही नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, आप जब 2268 को डिवाइड करोगे ना 42 से तो आपका आंसर आएगा 54। तो ये तो आपको 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मिल रहा है ना, 1 किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है कि कितना वो चल रही है। बट यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि सेकंड के हिसाब से कितनी चल रही है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए थे, इसलिए इसको गलत घोषित कर दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। स्टूडेंट हिंदी में देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिमांड जो होती है वो हिंदी की ही होती है। ओके, तो कोई छात्र ए पर है और वो बी पे पहुंचना चाहता है। जैसे कि लोग जानते ही हैं कि जो हमारा इंडिया का मैप है वो उसको आपको इस तरीके से देखना होता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, मतलब पश्चिम। ठीक है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। ठीक है, कहाँ जा रहा है वो? ओ पर। तो समझ लीजिए यहाँ पे खड़ा है ए, अब वो कहाँ पे जा रहा है? उत्तर की ओर। तो यहाँ पे मतलब इधर हो जाएगा हमारा ओ। ओके, 120 मीटर दूरी पर है तो वो नॉर्थ में 120 मीटर दूरी पे है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ओ। और फिर वह ओ से बी की तरफ जाता है, ठीक पश्चिम में जाता है। मतलब ये यहाँ पे जा रहा है बी, कितना दूरी तय करके? 50 दूरी तय करके। ठीक है, तो ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? अब देखिए सापेक्ष मतलब उसके ठीक सामने वाले की बताना है आपको। मतलब क्या होगा? साउथ, दक्षिण एंड पूर्व। दक्षिण और पूर्व किस में दिया गया है? इसमें दिया गया है, राइट, दक्षिण और पूर्व। ये हो गया आपका, और जो आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा? 130 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से देखोगे ना तो ये जो इस तरीके से कुछ आपका बनेगा। ठीक है, तो ये 50 है और ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, मतलब ये किस प्रकार से बन रहा है आपको, इसके लिए आपको थोड़े बहुत मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो आंसर है ये आंसर सही है इसके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लोथ के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं अच्छे से। जो स्लोथ है ना वो भालू जैसा दिखता है और 22 घंटे वृक्ष पे लटक कर सोता है। 22 घंटे तो हमने पढ़ा ही नहीं था भाई, बहुत सो रहा है यहाँ पे। तो वो जो स्लोथ होता है वो चिंपैंजी की तरह दिखता है। जब क्वेश्चन आपको पहले ही समझ में आ जाए ऑप्शन की ये गलत है, तो पूरे गलत है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चिंपैंजी की तरफ दिखता है ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, राइट। वापस से यहाँ पे चिंपैंजी दिया है, उसको आँख बंद करके गलत कर दो। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो स्लोथ है वो भालू की तरह दिखता है और 17 घंटा उल्टा लटक कर सोता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। जब किसी एक कपड़े पर आप दूध को उड़ेलते हैं ना तो मलाई जो होती है वो उस पर ही रह जाती है, राइट। अब कपड़ा है उसमें आप दूध डालोगे, दूध को छानोगे तो दूध का तो पूरा पानी निकल जाएगा, जो मलाई है वो तो कपड़े में रह जाएगी ना। तो उसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्यंदन, चालन, अवसादन या फिर निस्तारण, क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिल्टरेशन, फिल्टर करना। ओके, और हिंदी में इसे कहा जाता है निस्यंदन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ओके, चलो देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन। अगर इसकी भी बात करें तो ये भी क्वेश्चन जो है ना इसे गलत बताया गया है। ओके, और जो भी आंसर्स गलत होते हैं ना तो उसमें से 9 लिखा रहता है।
तो क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा है, इसलिए जो सीटेट वाले हैं सीबीएसई वालों ने पूरा मार्क्स बच्चों को दिया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। 3 स्टेट्स के बारे में बताना है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है आपको फाइंड आउट करना। बे ऑफ बंगाल तो आपको पता ही है कहाँ पर आता है, इस तरफ आता है, राइट। तो महाराष्ट्र तो है जो वो ये इस तरफ आता है, महाराष्ट्र तो राइट। जो केरला है ये भी इस तरफ आता है, अरेबियन सी की तरफ। जो कर्नाटका है वो भी अरेबियन सी की तरफ आता है। बच गया आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो घने जंगल है वो कहाँ पर है आपको बताना है। तो उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कितना ऊंचा है। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। 8849 है, बट यहाँ पे राउंड फिगर कितना दिया है, 50 दिया है। तो हम लोग कितना लेंगे, 8850। ओके, 68 का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। जो टूटता हुआ तारा होता है ना, वो क्या होता है? क्या वो एक तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है, या फिर क्षुद्र ग्रह होता है? ये भी हमको पता है भाई, इसका आंसर भी बचपन से भले ही हमने कभी नहीं पढ़ा था, पर टूटते हुए तारों को हम लोगों ने उल्का पिंड ही कहा है, राइट। तो उल्का पिंड इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। अब इस क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है आपको। ओके, मतलब जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो जो यह वृक्ष जो होते हैं ना, मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, थर्ड वन, यह वृक्ष जो होते हैं वो अपने तने से जल संचित करता है। बिल्कुल भी नहीं, तने से जो जल संचित करता है वो तो ओक ट्री होता है ना, अपने तने में ही सारा जल रखता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, सही है। और उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीट भी नहीं लगते, सही बात है ये, ठीक है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती है। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 70 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। ओके, ए, बी एंड डी। ज़्यादा उसे आवश्यकता नहीं होती है, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और उसके जो छाल होती हैं उसमें दवाइयाँ भी नहीं लगती। ए, बी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। ओके, 71 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है आपको। जो बच्चा है ना वो ऐसे क्षेत्र से आया है जो बारिश में, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर जो है ना मिट्टी के बने होते हैं। वो सारा अपने राज्य के बारे में बता रहा है, ठीक है। और घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती है। इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप कि कहाँ पर बारिश सबसे कम होती है, कहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, राइट। कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलते हैं भाई? जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर ही कटीली झाड़ियाँ मिलती है। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट 72 वाला। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। ओके, बच्चा जो है ना क्या कर रहा है, कथन बता रहा है, अपना परिचय दे रहा है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल के बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। मतलब मछली जब पकाते हैं वो लोग सरसों के तेल में पकाते हैं। तो वो जो है किस जगह से आया है? बहुत इजी है, वो आया है कश्मीर से, ठीक है। कश्मीर के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में पके हुए मछली खाते हैं, और जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में पका हुए मछली खाते हैं। इसके रिगार्डिंग एक फिल इन द ब्लैंक्स भी हमेशा आता ही है,
ओके, चलो देखते हैं 73 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथन चुनिए। जो सही कथन है ना वो बताना है हाथी के बारे में। हाथी के बारे में तो पढ़ के आप लोग पक्की गए होंगे, तो आपको इसका आंसर तो आता ही होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइएगा। कोई वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में 200 केजी से भी अधिक हरी पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। गलत। 100 केजी खाता है, ये तो हमने पढ़ा था, राइट। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा टाइम बेचारी चलती ही रहती है। ठीक है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चों का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। 200 केजी का हाथी होता है, हाथी का जो बच्चा होता है वो। यस, काफ़ी हद तक ये सही है। ठीक है, ये सही है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 910 घंटा सोते हैं। बिल्कुल गलत है, बहुत कम सोते हैं, 4 से 5 घंटा ही सोते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके बारे में सही है, क्योंकि जो हाथी के बच्चे का जो वेट होता है वो 200 किलो होता है। बहुत हैवी बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। 74 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। ओके, तो किस चीज़ का ना हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं या फिर रीयूज़ कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो लोहे की कीले हैं ना उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्लास्टिक की बोतल को हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक का फूलदान को हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये पहले ही कट हो गया। ओके, इसके बाद जो पॉलीथीन बैग होते हैं उसको भी हम लोग रीयूज़ नहीं करते। लोहे के जो कीले होते हैं ना उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। कांच की जो बोतलें हैं, स्टील का जो मग है, गत्ते का जो डिब्बा है, इन सारे चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैचिंग करना है। ओके, कौन से स्टेट के लोग कौन सा खाना खाते हैं वो आपको मैच करना है। छोले भटूरे, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये तो आपको पता है केरला के लोग ही खाते हैं। ओके, सरसों के तेल में बनी जो मछली होती है ना वो खाते हैं आपके कश्मीर के लोग। नारियल के तेल में बनी जो मछली होती है वो खाते हैं गोवा के लोग। और इसके बाद बच गया आपका छोले भटूरे, ये कौन खाते हैं? पंजाब के लोग। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है आपको ढूंढना है। छोले भटूरे का ई, तो ई किस में दिया है? तीनों में ई दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड का आंसर है बी। बी किस में दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है, पर इसका आंसर यहाँ पे सी दिया हुआ है। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ओके, मीन्स सिलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ EVS। ओके, आपको क्या करना है? असेसमेंट करना है। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना तो कभी भी असेसमेंट नहीं हो सकता। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तैरने और डूबने की परिभाषा का व्याख्या करना, बिल्कुल भी गलत। जो वस्तुएं डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर आपको क्या लग रहा है? 76 का आंसर। ओके, बताइए आपको सबसे सही क्या लग रहा है? कि बच्चा जो है जब वो अवलोकन करेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा, उस पर क्रियाकलाप करेगा, ओके, वो एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके, प्रश्न उत्तर लिखना, व्याख्या करना, सूची को याद करना, ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव है। सबको कभी भी हमें मोटिवेट नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल जो EVS है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन EVS टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? क्रिएटिविटी, पीयर लर्निंग, डिसिप्लिन इन द क्लास या फिर इंक्लूजन।
देखिए जब बच्चा ना आर्ट एंड क्राफ्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसकी क्रिएटिविटी तो डेवलप होती ही है, राइट। इसके साथ साथ बच्चे का पीयर लर्निंग में भी बच्चा क्या है, साथ में ग्रुप में सीखता है, एंड इंक्लूसिव मतलब कि ग्रुप में सीखता है सारे बच्चों के साथ, मीन्स ए बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही आंसर है। ओके, क्यों बी क्यों नहीं सही है, क्योंकि सॉरी सी क्यों नहीं सही है, क्योंकि डिसिप्लिन, आर्ट एंड क्राफ्ट कभी भी डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा आपको, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। मैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स, मतलब कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आप थीम पढ़ा रहे, कौन सी थीम है, आश्रय। ओके, मतलब कि शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति जो है ना पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, या देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। 78 का सबसे सटीक आंसर आपको क्या लग रहा है बताइए। जब हम बच्चे को खुद उस स्थलों पे लेके जाएंगे, बच्चा उस स्थलों को खुद देखेगा, सुनेगा, खुद अपना दिमाग लगाएगा, और उसके बाद उसके अनुभवों को हम जब शेयर करने के लिए कहेंगे तो बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छे से सीखेगा आश्रय के बारे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। EVS द प्राइमरी क्लासेस इज़ अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, मतलब कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन पर विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। किस चीज़ का एकीकरण है, विज्ञान एवं पर्यावरण जो है, शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। ओके, तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पर्यावरण है वो किस चीज़ का इंटीग्रेशन हुआ है, उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको विज्ञान पढ़ने को मिलता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ने को मिलता है, पर्यावरण शिक्षा मिलती है। ओके, ये सारे मुद्दे जो है ना का इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब कि एकीकरण हुआ है, सबको मिलाकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो बुक है उसको बनाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे जो EVS दिया गया है ना उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकसित करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख कराना। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, बच्चे को हमें क्या करना है, संवेदनशील बनाना है। ओके, जो भी लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे हैं इस सबसे हमें बच्चों को कैसा बनाना है, संवेदनशील बनाना है, यही पर्यावरण का उद्देश्य है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला। अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स parts like root, stem and flowers eaten as food. This activity is designed to, तो टीचर जो है बोल रही है घर पे जाओ और अपनी मम्मी से, पेरेंट्स से पूछ के आना जो कौन से जो प्लांट्स होते हैं ना उसके हम लोग कौन से चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि हम लोग रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, वो खा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ को दर्शा रही है, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रत्यों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। किस चीज़ को मोटिवेट कर रहा है ये, ठीक है, तो ये जो है ना मोटिवेट करना है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। किस चीज़ को, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करेगा कि हम लोग कौन सी चीज़ को खा रहे हैं, कौन सी चीज़ को नहीं खा रहे हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से बच्चा जो है बहुत अच्छे से सीखता है, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए।
ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पायर स्टूडेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब जो भी विजुअली इम्पायर है, जिसको देख नहीं सकता, देखने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप इन क्लास, अलाउ मोर टाइम टू फिनिश अ टास्क, ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट एंड टीच द पार्ट सेपरेटली। सेपरेट कुछ नहीं करना है हम लोगों को बच्चों के लिए। ओके एंड यूज़ मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को बच्चे के लिए, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना चाहिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देना चाहिए, किसी भी कार्यों को भाग में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाना चाहिए, या फिर स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो सही आंसर क्या आएगा, जो भी अधिगम सामग्री है ना, उसका क्या करना चाहिए, अधिक उपयोग करना चाहिए। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट 83 वाला। द मोस्ट appropriate stage of the lesson plan where students should be assessed while teaching EVS is। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, वो क्या होगा। पाठ के अंत में हमें आकलन करना चाहिए, पाठ के प्रारंभ में करना चाहिए जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है तब, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। कब करना चाहिए हम लोग का बच्चों का आकलन जो है ना, शिक्षण अधिगम के दौरान, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तभी हमें क्या करना चाहिए, ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। ओके तभी हम लोग को कर लेना चाहिए, तब हमको समझ में आ जाएगा बच्चों को सही से आया है समझ में या नहीं आया है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनः निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव देंगे। ओके मीन्स यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स EVS प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक वाइल विच असेसमेंट टूल विल यू चूज़। ठीक है, तो आप अपने बच्चे जो स्कूल का बच्चा है उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे, और EVS प्रोजेक्ट में बच्चों को आपको क्विक फीडबैक देना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट या फिर पीयर असेसमेंट। क्या करेंगे, 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेक लिस्ट बनाएंगे आप, मतलब कि जांच की सूची बनाएंगे। ओके क्योंकि आपको क्या करना है उस टाइम पे, क्विक फीडबैक देना है, तुरंत फीडबैक देना है, तो आप क्या करेंगे, चेक लिस्ट बनाएंगे। तो चेक लिस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, चेक लिस्ट। चलिए देखते हैं 85 का आंसर क्या होगा। ओके पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। सीखने का आकलन मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ EVS लर्निंग इज़ दैट, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान की दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या फिर यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जाता है। ओके तो 85 का आंसर क्या आएगा, 85 का जो आंसर है वो आपका आएगा 1। ओके क्या आंसर है ये, 1 मीन्स इट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज। मतलब कि न्यू नॉलेज है, बच्चा मास्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही जो है EVS का सीखने का सही असेसमेंट है। ओके मीन्स ऑप्शन नंबर 3 कि नवीन जो नया नया ज्ञान बच्चा प्राप्त कर रहा है वो सही से प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं मतलब कि 1 से लेकर 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर। कौन सा स्तर है बच्चों के लिए, तो A एंड C इज़ द करेक्ट आंसर, आरंभिक स्तर एंड बुनियादी स्तर। क्योंकि जो 1 से लेकर 5 तक का जो प्राथमिक जो कक्षा होती है वो आरंभिक स्तर होता है, मतलब स्टार्टिंग का टाइम होता है, और उसी टाइम पे बच्चे का बुनियाद हम लोग रख सकते हैं। यह एक फाउंडेशनल स्टेज भी होता है। ठीक है तो आंसर क्या आएगा, प्रीपैरेटरी स्टेज एंड द फाउंडेशनल स्टेज। ओके सो A एंड C इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
चलो देखते हैं 87 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या जो है वो प्रक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना। ओके, क्या नहीं है वो आपको बताना है। मतलब कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच करना, क्योंकि उस टाइम बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो उनकी परिकल्पना की जांच करना जो है वो प्राथमिक स्तर का कौशल नहीं है। हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग बड़े बच्चे पे कर सकते हैं जो कि एडोलसेंस एज में होते हैं। 88 का क्वेश्चन क्या है। विच इन द सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो कौन सी सब थीम्स होती है, उप थीम का नाम बताना है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। परिवार तथा मित्र के अंदर क्या आता है। परिवार और मित्र के बाद आता है कार्य और खेल। ओके, उसकी सब थीम का नाम क्या है, कार्य और खेल। 89 को देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगी ताकि बच्चे जो है ना वो एकदम डाइवर्जन थिंकिंग करें, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, इसमें बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स बच्चा सोचेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ओके, मीन्स द डायनामिक, होलिस्टिक एंड द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ EVS लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज बेस्ट असेस्ड बाय, क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है ये है थर्ड वाला, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। किस प्रकार से कर सकते हैं, विश्वसनीय आकलन आकृतियों द्वारा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।